सो हमने अभी तक टी टेस्ट किया है एंड जो पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है नाउ हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जेड टेस्ट। ठीक है, अब जेड टेस्ट क्या है देखते हैं हम। हाँ, जेड टेस्ट की हम बात करेंगे। अगेन सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स का जो है वो इसी के अराउंड घूमता है, जो है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। बेसिकली जब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक टेस्टिंग की, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके से होता है, +-3 सिग्मा के बीच में सारा का सारा चीजें मान के चलते हैं, सारी पॉपुलेशन आती है। +-1 सिग्मा के बीच में 68% लोग आते हैं, +-2 के बीच में 95% एंड उससे ऊपर +-3 सिग्मा के बीच में 99.7% पॉपुलेशन हमारी लाई करती है। तो अब अगर हम 0.05 हम लेते हैं तो हमने क्या ले लिया, ये +1 ये वैल्यू है अल्फा की वैल्यू, जो हम बात करते हैं टाइप 1 एरर जिससे हम कम कर सकें। तो अल्फा की वैल्यू 0.05 पे कितना है 1.96, 0.0 पे 0.1 पे -2.58 एंड 0.001 पे यानी 99% पॉपुलेशन जहां हमारी लाई करती है मोर देन 99 वहां उसकी वैल्यू है 3.30। ये हमें पता है, ठीक है। तो दिस इज ए जेड स्कोर आप कह सकते हो, दिस इज ए जेड स्कोर। ये उनकी वैल्यूज ये हम मान के चलते हैं 1.96, 2.58, 3.30 ± दोनों साइड में। सेंटर में जैसे मैंने बोला कि सेंट्रल टेंडेंसी आपका बीच में होता है एंड म्यू फ्रॉम H0 है ना। म्यू आपका हो गया पॉपुलेशन मीन और H0 हो गया आपका नल हाइपोथेसिस, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे वेरिएबल्स के बीच में। ये बात हम बात कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव रिपीट, हम बात करें उसी के कंटिन्यूएशन में है। इसीलिए पहले की क्लासेस अगर नहीं समझी है, नहीं अटेंड की हैं, देन आगे की समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आपके पास वीडियोस हैं दैट यू कैन वॉच। चेंजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब वॉट एवर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, the 68, 95 and 99 rules apply। अब आपको ये समझ में आया 68, 95 और 99 क्या है। यहाँ से एक बार मैं फिर से आपसे बताता हूँ। ये अगर हम पहले वाले के देखें तो 68 मतलब प्लस ये पॉपुलेशन, 95 मतलब ये पॉपुलेशन और 99 यानी ये पॉपुलेशन। तो अगर हमारा डेटा क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सैंपल हमने ठीक से लिया, लार्ज सैंपल लिया और हमें मान के चल रहे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमारा क्या होगा, ये रूल हमारा अप्लाई होगा 68, 95, 99% वाला, ठीक। At 68%, 2/3 of the cases fall within +-1 standard deviation of the mean। तो क्या होता है +-1 सिग्मा की में जो हमारे 2/3 केसेस यानी 68% केसेस है ना, आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 70% केसेस दे फॉल्स बिटवीन +-1 सिग्मा, ठीक। 95% ऑफ द केसेस विद इन +-2 सिग्मा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ द मीन एंड 99.5% केसेस विद इन +-3 सिग्मा, ठीक है, इसके बीच में पढ़ते हैं। तो ये टोटल हमारा हम एजम्पशंस लेके चलते हैं, हम ये मानते हैं। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ, यहाँ पे और क्लियरली थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो Z टेस्ट वर्सेस T टेस्ट, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो जनरली Z टेस्ट आर यूज्ड व्हेन वी हैव लार्ज सैंपल। क्या है, जब वो ग्रेटर देन 30 होता है,
यानी n इज ग्रेटर देन 30 यानी 30 से बड़ा है या बहुत बड़ा है, देन हम z टेस्ट यूज करते हैं। एंड वेयर एज द t टेस्ट आर मोस्ट हेल्पफुल विद द स्मॉलर सैंपल साइज लेस देन 30। अगर छोटा सैंपल है लेस देन 30, जिसको हमने बोला था ना कि हम एक एप्रोप्रिएट जो सैंपल है उसको 30 या उससे ज्यादा का जो सैंपल है उसको हम मानते हैं। तो हम टी टेस्ट सिंपली आप ये कह सकते हो जहाँ पे 30 या उससे कम है, 30 से कम है हमारा सैंपल साइज, वहां पे हम टी टेस्ट यूज करेंगे। बोथ मेथड्स एज्यूम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही मेथड्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा वो यूज करते हैं, है ना। वो एज्यूम करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमने सैंपल लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट द Z टेस्ट आर मोस्ट यूजफुल व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। अब एक कंडीशन क्या आ गई कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कि कितना है। अभी डेविएशन आपने देखा प्लस माइनस सिग्मा मीन से हो रहा है, प्लस एक साइड में +1, एक दूसरी साइड में +1, एक साइड में प्लस में +2, देन है तो कितना डिविएट हो रहा है। अगर हमें ये पता है हमारा डेटा तो वहां पे Z टेस्ट करना ज्यादा बेहतर होता है व्हेन वी नो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब डेफिनेशन ऑफ द Z टेस्ट ये हम समझ लेते हैं। तो एक तो चीज ये क्लियर हो गई हमें कि टी टेस्ट हमें कहाँ यूज करना है और Z टेस्ट हमें कहाँ यूज करना है। तो अब डेफिनेशन ऑफ द Z टेस्ट की अगर हम बात करें, इज statistical procedure used to test alternate hypothesis against a null hypothesis। तो जैसे टी टेस्ट हम यूज करते थे वैसे हम Z टेस्ट यूज करते हैं लार्ज सैंपल साइज के साथ में कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हमने बताए, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ही हम यूज करते हैं। तो यही हमारा पर्पस होता है। तो that is like Z test, just like T test, but the sample size is bigger and we know SD. Z test is statistical hypothesis used to determine whether two sample means are different when variance are known and sample size is large। यानी जब आपको वेरिएंस पता है ना, और सैंपल साइज बड़ा है, और देन हमें ये देखना है, हम इसलिए यूज करते हैं कि क्या दो सैंपल्स जो हमने लिए हैं क्या उनके मीन्स के बीच में कोई डिफरेंस है, यानी उनके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये जानने के लिए हम Z टेस्ट यूज करते हैं। A Z test is a statistical test used to determine whether two population means are different when the variance are known and the sample size is large. So अब हमें देखना है कि ये पॉपुलेशन जो मीन है कि दो जो पॉपुलेशन मीन्स हमें मिल रहे हैं क्या वो क्या कहते हैं डिफरेंट है या सिमिलर है। तो वो जानने के लिए हम यूज करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं सैंपल साइज, जिसको हम बोलते हैं बड़ा होना बोलते हैं। तो बड़ा सैंपल साइज होता है तभी हम ये यूज करते हैं। Now we are coming to let me clean it. We call these standard deviation value Z। हम क्या बोलते हैं इसको? Z वैल्यू बोलते हैं, Z स्कोर बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशंस आते हैं हमारे। Z score is defined as the number of standard units any score or value is from the mean। यानी कि ये जो ऐसे आपने देखा यहाँ पे +1 सिग्मा, -1 सिग्मा, +1 सिग्मा, +2, +3, इसी तरह से -2, -3। तो ये जो वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू जो है, जैसे +1 है अगर, तो इसी +1 का मतलब डायरेक्शन बता रहा है प्लस, और 1 सिग्मा बता रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है ये आपका ये शेडेड वाला एरिया, ये एरिया कवर करता है। तो कहने का ये मतलब है इसी को जो 1 है दैट इज योर Z यस, उस पे जो स्कोर आ रहा है प्लस, उसी को हम Z स्कोर बोलते हैं। Z स्कोर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स एनी स्कोर और वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। तो मीन से कोई भी स्कोर, यानी कि ये है तो मीन से कोई भी स्कोर
कितना डेविएट करता है, 1 सिग्मा की दूरी पे है, 2 पे है या 1.5 पे है, सो कितने पे वो क्या कितनी दूरी पे है, ये जेड स्कोर आपको बताता है। ठीक है, तो जेड स्कोर स्टेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस द ऑब्जर्वेशन एक्स फॉल्स अवे फ्रॉम द मीन एंड इन विच डायरेक्शन प्लस और माइनस। जो मैंने डायरेक्शन का बताया था कि ये है, तो हमें जेड स्कोर क्या बताता है कि जैसे +1 सिग्मा है यहाँ पे या 1.5 है, तो हमें बताता है कि मीन से हमारा जो डेटा है वो कितनी दूरी पे, हमारा रिजल्ट है कितनी दूरी पे आ रहा है, तो उसी को हम जेड स्कोर बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा जो मैंने बताया आपको। तो फॉर्मूला फॉर जेड स्कोर क्या हो गया, z इक्वल टू x माइनस म्यू, यानी ये पॉपुलेशन मीन है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा। तो z स्कोर क्या है कि कितनी दूरी पे है वो चीज निकालता है। ये आपका मीन हो गया, x माइनस म्यू यानी पॉपुलेशन मीन एंड देन डिवाइडेड बाय लाइक सिग्मा। तो x यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, सो x माइनस म्यू ये, और z इक्वल टू x माइनस x डैश। तो इसका मतलब क्या होता है, ये स्कोर है, ये उससे मीन हमने जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 स्कोर्स आए, हमने उनका मीन निकाल लिया, सपोज इसका मीन 2 आया, तो ये x हो गया, x और x, ये x माइनस 1 क्या हो गया, 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0 है ना, ये 3 माइनस 2 आपका आ जाएगा +1 +2, इनको जोड़ लिया, निकाल लिया इसका मीन, तो वो आपका ये वैल्यू हो गया, और x इसका सारा प्लस कर लिया वो हो गया, जो हमने टी टेस्ट में भी आपको बताया था। तो डिवाइडेड बाय एस डी है ना, एस डी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक बार चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटिंग जेड स्कोर। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका कि ये आपका आ गया वैल्यू जो मैंने अभी बताई थी, ये वैल्यूज दी, डेटा आपके पास जो आया, सेकेंड प्लेस पे आपने क्या किया, ये x वो निकाल लिया, x डैश क्या हो गया, मीन से डेविएशन आपका कितना है, कि मीन आपने इसका मीन निकालेंगे तो जो भी मीन आया आई थिंक 4 क्या कहते हैं 3 और 8 होगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 8 माइनस 5 ये जो भी है, तो ये डेविएशंस आ गए यहाँ पे, हमने इनका x डैश या निकाल लिया हमने, नहीं सॉरी दो चीजें हैं ना, 2 स्कोर्स हैं, तो एक ये स्कोर हो गया एक ये स्कोर हो गया, तो ये 5 एंड 3 है, इनका डिफरेंस हमने निकाल लिया, यहाँ पे आ गया एक ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया, तो अब ये आपके दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस आने के बाद में इसको आपने x माइनस एक्स यहाँ पे सिग्मा मतलब सम कर लिया, समेशन कर लिया, एंड देन आप एस डी निकाल लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मीन से कितना डेविएट करता है ये, वो आपने क्या यहाँ पे आपने एस डी कैलकुलेट कर लिया। एस डी कैलकुलेट करने के बाद में आप z निकाल लेंगे, z इक्वल टू x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाई एस डी। तो यहाँ पे आप एस डी निकाल लेते हैं, z स्कोर्स निकाल लेते हैं। तो z स्कोर्स जब आपके पास आ जाते हैं, अनिल जी आप ही का माइक ऑन होता है, तो ये आ मैं ये कह रहा हूँ सर कि हाँ सर इसमें ये बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, बताएं। हाँ जी सर, मैं एक बोल रही, ये जो एस की वैल्यू है, नहीं जो आप डेटा कलेक्ट दी हुई करोगे मिलेगी, वो अब एग्जाम में अगर आएगा तो वैल्यू आपको दी हुई होगी, जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वैल्यू आपके पास आती है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको वैल्यू दी हुई होगी ये। तो कंप्यूटिंग रॉ स्कोर फ्रॉम जेड स्कोर है ना, अब ये आ गया आपका जेड स्कोर्स आ गए सबके, ठीक है। अब ये मतलब हर एक आइटम आपका, ये आइटम दोनों ये कितने डिस्टेंस पे है वो ये आ गया आपका, है ना, जेड स्कोर आ गया। अब ये जेड स्कोर पे के बेस पे रॉ कंप्यूटिंग रॉ स्कोर फ्रॉम जेड स्कोर, तो अब ये एस डी हमारा 2 हो गया, हमने निकाला, तो अब ये एस डी हर एक ये निकाल लिया हमने जेड स्कोर, एस डी हमारा ये है, जेड एस डी हमारा हमने ये निकाला, एंड यानी कि एंड देन x डैश 3 एंड ये 5। तो ये क्या करते हैं, ये रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ पे हमने इससे ये निकाला
है ना, जेड स्कोर निकाला। और अगर हमें जेड स्कोर पता है तो हम जेड स्कोर से रॉ स्कोर, ये रॉ स्कोर थे तो हमने रॉ स्कोर निकाल लिए। अब ये देखो आप जेड स्कोर, वो जो जेड स्कोर्स हमने निकाले तो ये जेड स्कोर्स हैं वो, इससे आप एस डी आपको क्या कहते हैं आपने निकाला, एस डी से आपको जेड एस डी आपको पता है 3 एंड 5 आ गया आपका। ये स्कोर्स आपके कितने आए हैं क्या है वो आपको यहाँ से पता लग गया। देन एग्जाम्पल एक बार आप हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, वो क्या है, पार्टी टाइम एम्प्लॉय सैलरी, पार्ट टाइम होगा ये, आई थिंक पार्ट टाइम एम्प्लॉय सैलरी इन कंपनी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ $20,000 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1,000। तो मीन ऑफ 20,000 मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एवरेज सैलरी कितनी मिलती है 20,000, और ये कितना वेरी कर सकती है कि किसी को 20,000 मिल रही है, किसी को 21 मिल रही है, किसी को 19 मिल रही है, यानी प्लस माइनस 1,000 हम इसमें से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वेरिएशन है सैलरीज में, ये हमें यहाँ से पता, लेकिन एवरेज सैलरी जो आई है 20,000 यहाँ पे आई है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन इज 18,500। तो अब ये क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन 18,500। तो 18,500 का जो आपका स्कोर होगा या सैलरी है वो स्टैंडर्ड डिविएशन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे कैलकुलेट, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा, और z इक्वल्स टू x माइनस लाइक डैश एंड डिवाइडेड बाय sd। सो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अब 20,000 का एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी का मतलब क्या होगा, आपका मीन है, तो वो मीन कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ गया आपका। ठीक है, अब 18,500 कहाँ पे आएगा, 18,500 यहाँ पे कहीं पे आएगा, हमें नहीं पता, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं पे आ जाएगा। तो अब सबसे पहली चीज क्या हुई, z हमें निकालना है, तो 18,500 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 1000 हमने कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका 18,500 का z स्कोर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे, तो z हमारा कैसे निकलेगा, 18,000 जो इस फॉर्मूला था 18,500 x हो गया आपका स्कोर हो गया। ठीक है, देन आपका मीन क्या था 20,000 हो गया, है ना, यहाँ पे ज्यादा लिख दिया 2 लाख लिख दिया, 20,000 ही है एक्चुअली, तो यहाँ पे ऊपर जो है हम यही मान के चल रहे हैं, तो 20,000 हो गया। अब ये 20,000 एंड डिवाइडेड बाई 1000 कि भाई हमें एक यूनिट हमें पता लग जाएगी, तो एक यूनिट हमें पता लगेगी, तो डिवाइडेड बाई 1000, ये जो हमारा 1000 था कि भाई इतना वेरिएशन है, ये हमारा एसडी हो गया ना, डिविएशन आ गया, तो ये हमारा डिविएशन हो गया, तो डिविएशन हमने यहाँ पे डाल दिया, डिवाइडेड बाई 1000 हमारे पास आ गया -1.5, -1.5 हमारे पास स्कोर आ गया। ठीक है, माइनस क्योंकि मीन से नीचे की तरफ होगा ना, 18,500 तो कम हुआ ना मीन से, तो इसमें माइनस अपने आप, अब ये जब 18,000 माइनस 500 कर दिया तो ये हो गया। अगर हमारा इस साइड में होता यानी 21,000 होता तो 20,000 माइनस होगा तो वो प्लस में आता। तो नेगेटिव स्पेसिफाइज डायरेक्शन, वो हमें नेगेटिव पॉजिटिव हमें डायरेक्शन बताता है कि किस दिशा में हमारा स्कोर होगा। तो हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन इज 19.371, अगेन सेम चीज आएगा, 19.371 आ गया, माइनस इतना आ गया, डिवाइडेड बाई 1000 आ गया, आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, कितनी दूरी पे आपका स्कोर लाई करता है। ठीक है, अब z स्कोर एंड कन्वर्जन्स, अब हम देखें कैसे कन्वर्जन स्कोर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है। व्हाट इज z स्कोर, ए मेजर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन से कितनी डिस्टेंस पे है इस साइड या इस साइड, और इस साइड पॉजिटिव स्कोर्स के साथ में आते हैं, इधर नेगेटिव साइन के साथ में आता है, ये हमारा z स्कोर आता है। एंड देन द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स, है ना, तो डिस्टेंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स में हम करते हैं, भाई डिस्टेंस कितनी, सिग्मा ही तो निकालते हैं या जिसको हम एसडी बोलते हैं, तो इस यूनिट में हम लोग इसको करते हैं। अब इफ z स्कोर इज 0
इट इज ऑन मीन। अगर जेड स्क्वायर हमारा क्या है, 0 है, तो हमारा स्कोर क्या होगा, मीन। जेड स्कोर अगर 0 है तो कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में है, मीन पे है। इफ जेड स्क्वायर इज पॉजिटिव तो इस साइड में है, अगर नेगेटिव तो इस साइड में है। इफ जेड स्कोर इज 1 तो अब क्या है, 1 एसडी पे है वो। अगर -1 या -2 है तो वो इस साइड में होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन का हमें पता लगता है जब हम जेड स्कोर के बारे में हमें पता, जेड स्कोर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो IQ is normally distributed with a mean of 100, SD of 15. How do you interpret score 109? तो अब एक एग्जाम कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये समझते हैं थोड़ा सा। ये हो गया, हम मान के चलते हैं एवरेज IQ। आप सारे लोग काम करते हैं तो आपको पता भी है एवरेज IQ 90 to 100 होता है, तो 100 IQ मान लिया हमने, ये एवरेज IQ है, यानी मीन हमारा 100 है। अब 109 कहाँ होगा, इस साइड में होगा कहीं पे। अब IQ माइनस में तो होता नहीं है, तो 109 यानी कि 100 से नीचे वाले स्कोर यानी 90, 80, 70, 60 है ना, 50 एंड 40 ये इस साइड में होंगे, और 1, 9, 10 है ना, 20, 30 इस साइड में होंगे। तो 109 कैसे हम बताएंगे कि ये एवरेज, एबव एवरेज स्कोर है, ये है ना, ये हमें पता लगता है। और सारे टेस्ट जो हम करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, खास तौर पे जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, उनमें हम डेटा इसी तरीके से जो हमारे पास किसी हम पेशेंट पे, क्लाइंट पे करते हैं, IQ निकालते हैं या पर्सनालिटी निकालते हैं, तो वहां पे ये नॉर्मेटिव डेटा हम क्रिएट करते हैं, उसी के बेस पे हम लोग निकालते हैं कि भाई हमारा डेटा, हमारा जो क्लाइंट है जिसका हमने असेसमेंट किया है, वो क्लाइंट किस तरह, किस एरिया में फॉल करेगा और किस तरह एबव एवरेज है, एवरेज है, या किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे या ट्रेट पे कैसा करेगा वो वहां से हमें पता लगता है। इसी को हम नॉर्म्स बोलते हैं, नॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। हमने पहले भी जब टेस्ट आइटम्स और सब बात की थी, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, वहां पे भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो व्हाट डज द जेड स्कोर 0.60 मीन। अगर जेड स्कोर 60 है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर ये आया है 0.60 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 0.60 का मतलब क्या हुआ, हमारा, हमने देखा ये हमारा ये है, और यहाँ पे 0 है जेड, और तो पॉइंट, और यहाँ पे 1 है, तो 16 वाला कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्लस साइन है तो इस साइड में आएगा, तो कहीं यहाँ पे वो हमारा स्कोर आएगा, बताएगा जेड स्कोर हमारा ये बताया। वी नीड टू जेड टेबल टू इंटरप्रेट दिस। अब जेड टेबल हमें इससे, जेड टेबल से हम पता करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर पिज्जा डिलीवरी इज अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद a mean of 25 minutes and standard deviation of 2 minutes. Convert 21 minutes to Z score. पिज्जा डिलीवरी जो यूजुअली होती है वो 25 मिनट में हो जाती है विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 मिनट्स, यानी कि जो पिज्जा की डिलीवरी हो रही है 25 ± 2, यानी कि 23 to 27 मिनट्स में पिज्जा की डिलीवरी हो जाएगी। ये रेंज बताता है, यानी +2 इधर साइड में और +2 इधर साइड में, -2 इधर साइड में, तो बनी कि 23 से 27 मिनट के बीच में हो सकती है, मतलब इतना वेरी कर सकता है। डिवीजन हमें सिर्फ इतना बताता है कितना वेरी कर सकता है, ये बताता है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये हमने 21 मिनट है, इसको हमने जेड स्कोर में कन्वर्ट कर लिया, 21 - 25 डिवाइडेड बाई 2 SD, क्योंकि हमारा 2 मिनट जो है हमारा डिविएशन आया हुआ है, तो हमारा स्कोर आ गया -2.0। अब -2.0 आ गया, तो अब मीन डिलीवरी टाइम 25, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मिनट, कन्वर्ट 29.7 मिनट्स टू जेड स्कोर। अब 29.7 को जेड स्कोर में अगर हमें चेंज करना है, ये मतलब प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी ये पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा, ये मतलब मैंने समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ पीपीटी। दिस इज नॉट माई पीपीटी। अर्लियर वाली जो मैंने भेजी थी सबसे पहले वाली, वो मेरी बनाई हुई पीपीटीज हैं, बट दीज आर नॉट माई पीपीटीज, दे हैव टेकन, आई हैव टेकन दीज फ्रॉम समवेयर एल्स। सो
अब क्या गया एक्स म्यू डिवाइड तो 29 पॉइंट माइनस 25 मीन से माइनस किया 2 आ गया प्लस में 2.35, ये आपका जेड स्कोर हमारा आ गया। तो अब ये जेड स्कोर मतलब कहने का मतलब है आपके पास रॉ स्कोर है, आप जेड स्कोर कंप्यूट कर सकते हैं। आपके पास जेड स्कोर है, आप क्या कंप्यूट कर सकते हैं, आप रॉ स्कोर कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले करके दिखाया। तो ये अब आ गया आपका क्या है, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, जेड टेबल आपका यहाँ पे आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो जेड स्कोर कैसे थे, ये दिया हुआ है जेड, यानी जेड क्या है कि स्टैंडर्ड स्कोर है, तो जेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 0.001 001 002 0.03 04। ठीक, अब हम यहाँ से स्कोर्स देख सकते हैं, है ना। अब इस एरिया के अंदर कहाँ पे कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा कौन कितना एरिया किस कवर होता है। अब जैसे ये वाला आप यहाँ पे देखो 0 और z हमारा अगर यहाँ आ रहा है, मीन ये है, तो ये एरिया कवर्ड है, कितना एरिया कवर हो रहा है हमारे, कितनी दूरी एरिया कवर हो रहा है, मतलब मीन से कितनी दूरी के ऊपर ये हम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका होता है ये जेड टेबल आपका दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। अब जेड ये दिए हुए हैं आपके जेड स्कोर्स, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, और ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे जब दोनों को मैच, सपोज 0.005 पे जेड स्कोर 2.2 को आपको देखना है, तो ये आप करेंगे तो 005 पे ये वाला आ जाएगा, जेड स्कोर आपका आ गया 0.4878। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल से देख सकते हैं जब हम क्या कहते हैं अपने जेड स्कोर को विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो अब टू फाइंड आउट द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जेड 1.34 equal to 0.4009, area to the left of this value is 0.5 plus 449। अब इसको ऐसे समझो ना, ये है ना, अब आ रहा है 1.34, तो 1.34 कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, 1 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, स्कोर मान लिया कि 1 सिग्मा यहाँ पे है, तो मतलब जेड स्कोर यहाँ पे है, तो अब आपका ये एरिया आ गया, तो ये एरिया प्लस इस साइड में 50% एरिया है, तो ये एरिया और ये 50% अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये टोटल एरिया पता चल जाएगा कि इस जेड स्कोर के नीचे कितना है। तो वही दिया, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस वैल्यू इज 0.5, यानी कि 0.5 50% इधर है, प्लस 0.4099 जो स्कोर हमें टेबल से मिला हुआ है। यहाँ से तो हमें पता है कि 50% पॉपुलेशन इधर है, अब यहाँ से कितने परसेंट है उसमें हम ये जो हमारा स्कोर आया जोड़ देंगे 4009, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये 4009 हमें कहाँ से मिला, ये हमें टेबल से पता चला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कितनी पॉपुलेशन इस जेड स्कोर के दोनों साइड में या एक साइड में, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में कहाँ पे आती है। तो पैटर्न फॉर फाइंडिंग एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व to find out the area to the left of a given negative z। तो नेगेटिव z है तो डेफिनेटली है, नेगेटिव z है तो हमारा जो स्कोर कहाँ है, इस एरिया में फॉलो करेगा, पॉजिटिव है तो इस एरिया में फॉलो करेगा, 0 है तो सेंटर में तो है ही, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा z स्कोर हमें बताता है डायरेक्शन प्लस कितना एरिया है वो। पैटर्न्स फॉर फाइंडिंग एरियाज अंडर द standard normal probability curve, find the area to the left of the given positive z, यानी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव स्कोर आया है, मान लिया कि z आपका 1.34 आया, जैसे हमने बात की थी, तो 1.34 यहाँ है, तो ये वाला जो एरिया है इसके अंदर आपका इसको रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर आपका जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है, और कितना परसेंटेज होता है वो भी हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता है कि कितना परसेंटेज किस एरिया के अंदर होता है। तो हम ये को पता है कि 50% पॉपुलेशन तो यहाँ पे है, जैसे हमें निकालना भी है, तो ये 50% पॉपुलेशन ये है, यहाँ पे आ गया 0.0499 जो आ गया, तो हमारा 5 और ये हो गया 0.54 पूरा हो गया, तो 54% या जो भी है
वो पॉपुलेशन आपकी इस साइड में आ जाती है, ये हमें पता लग जाता है। पैटर्न फॉर फाइंडिंग एरियाज अंडर द स्टैंडर्ड कर्व अगेन वो है Z1 एंड Z2। अब मान लिया दो स्कोर है, टू टेल टेस्ट जो हमने बात किया था कि क्या कहते हैं आपने निकाला, और आपने देखा एक तो इस एरिया वाली बात हो गई, एक इससे नीचे कितना है। अब ये भी हो सकता है कि भाई फाइंडिंग द एरिया बिटवीन Z वैल्यू on either side of the zero or subtract area left Z1 from the area left of Z2। तो सीधे से फंडा है, नॉर्मल कैलकुलेशन है कि भाई हमारे पास ये स्कोर आया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पॉपुलेशन हमें पता लग गई है, Z हमें पता लग गया स्कोर, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा जाए इससे पूरा नीचे कितना है, तो हम ये और ये 50 आपका ऐड कर देंगे तो वो हमें पता लग जाएगा। अगर मुझे ये पता करना हो कि सिर्फ इतना एरिया कितना है, इतना कितना है, वो भी हम पता कर सकते हैं। फिर अगर मुझे पता करना हो कि इस वाले से और इस वाले के बीच में, यानी Z1 मान लिया कोई स्कोर है और Z2 है, इनके बीच में कितना एरिया आता है, वो भी हम पता कर सकते हैं। इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इनके बीच का जो एरिया है वो हमें पता लग सकता है कि कैसे कितना परसेंटेज उसके नीचे आ रहा है एज पर आवर Z स्कोर। सो ये कैलकुलेट कर सिंपल कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर सकते हो। Then to find the area between Z value on the same side of the zero and subtract area left Z1 from area to the left। अब मान लिया कि ये आपको, अब कहने का मतलब है आपको ये जोन पता करना है तो आप पता कर सकते हो, आपको ये जोन सिर्फ पता करना है वो भी पता कर सकते हो। मान लिया ये Z2 है, ये Z1 है, तो अब आपको क्या है, Z2 से नीचे कितना है आपको पता है, Z1 से नीचे कितना है आपको ये पता है, दोनों से माइनस कर लो, है ना। या यहाँ से पूरे एरिया इसके नीचे कितना है, ये सारा एरिया कितना है, तो आप पता कर सकते हैं। Z2 आपको पता है, Z1 पता है, तो अब क्या कहते हैं, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि Z1 आपको पता है तो इस एरिया में कितना है, और यहाँ से आपको 50% पता ही है तो Z2 से यहाँ तक का आपको पता लग गया, और ये 50% उसमें ऐड ऑन कर दिया, पता लग गया आपको, बात खत्म। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि कौन कितना कहाँ पे फॉलो करेगा। पैटर्न्स ऑफ फाइंडिंग अगेन दैट टू फाइंड आउट द एरिया राइट ऑफ द पॉजिटिव Z वैल्यू, यानी कि इस साइड का है ना, एक मिनट, हाँ, इस साइड का या पूरे इस साइड का हम यहाँ से नीचे तक का पता कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमें पता है, और बीच सिमेट्रिकली डिवाइडेड होता है ये भी हमें पता है, और इसको लाने के बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या कहाँ पे कौन सा वैल्यू फॉल करेगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग समवन who is 2 SD above the mean and 1 SD below the mean is in normal distribution। अब ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस हैं, इनको समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, आजकल कैलकुलेटर है, सॉफ्टवेयर है सब। तो हमारा क्या है, यहाँ पे तो 0 है Z वैल्यू हमारी, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग समवन हु इज 2 SD above, यानी जो 2 SD above है वो कहीं यहाँ पे है, ये 2 SD आ गया, ठीक, above the mean यानी 2 SD मीन से ऊपर है, यानी पॉजिटिव साइड में है, एंड 1 SD below the mean in normal distribution curve। अब ये क्या कह रहा है कि what is the probability of selecting someone who is 2 SD above the mean and 1 SD below the mean in normal distribution। 1 SD below मतलब यहाँ पे आ गया 1 SD। तो अब ये एरिया में जो हमारा डेटा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की सैंपल में, अंदर वो ये बोल रहे हैं। तो 2 SD above the mean 1/2 into 0.95, क्योंकि 95% लोग यहाँ पे आते हैं, तो 1/2 क्यों कर दिया कि 95% प्लस माइनस, इस कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में 95% लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब 2 सिग्मा के नीचे आते हैं। भाई इधर एक छूट गया तो ये 95 पर, तो अब हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, क्योंकि आधा इधर आते हैं आधा इधर आते हैं, और हमने बात किसकी करनी है, 2 SD above the mean। 2 SD ऊपर आने का मतलब है 95% को 2 से डिवाइड कर दोगे आपको आ जाएगा कि कितने परसेंट लोग यहाँ पे आते हैं। 1 SD below the mean, 1 SD का below the mean का मतलब क्या हुआ, 0.068 मतलब 68%
लोग कहाँ आते हैं, +-1 सिग्मा के बीच में, है ना। तो उसका हमने आधा कर लिया 1, यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे होगा ये 1 सिग्मा है और ये मीन है, इसके बीच में कितने लोग आते हैं ये पता करने। ये हमें कैसे पता लगेगा, 0.68 हमें वैल्यू पता है, डिवाइडेड बाई 2, तो इधर वाला हमारा माइनस हट जाएगा, ये वाला बचेगा। तो अब ये होगा 3.40। और वी कैन यूज स्कोर टेबल टू नो द सोल्यूशन, या हम स्कोर वाली टेबल को भी यूज कर सकते हैं जो हमने देखी थी। तो अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 1 सिग्मा नीचे और यहाँ से 2 सिग्मा नीचे, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा के बीच में कितने लोग, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो हमें पता करना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, देन हम आ जाएंगे फर्दर, हम देखते हैं इसको, मैं क्लीन करता हूँ। देन ये आता है यूज ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल। अब आपका 0.1 यानी लेस देन और इक्वल टू 0.24, 0.825, P is 0 or less than 0 or Z, and then less than or equal to 1.6, ये less than equal to बोलते हैं इसको, अगर मैथ पढ़ी है आपने, है ना। अगर ऐसे दिया हो, ऐसे देने की वजह ऐसे होता तो ये मोर देन का वो होता है, मैथ इतनी तो पढ़ी होगी सभी ने। तो ये 1.60, तो 0.4452 आ गया हमारा यहाँ पे। ये -2.37 is like less than or equal to Z, less than or equal to 0, then 0.49 ये है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वहां से हमने ये वैल्यूज निकाली हैं जो मैंने आपको बताया कि, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ये आपका दिया, ये हमें पता है 99%, 94%, ये 0.7 किस वैल्यू पे कौन कितने लोग आते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया हुआ है। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व है, टेबल है, वहां से हम देख सकते हैं। तो ये आपका क्या कहते हैं, इस तरीके से हम जेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हमें बताता है कि कितना दूरी पे हमारा डेटा है, कितना डेविएशन या वेरिएंस है, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमारा डेटा, हमारा सिलेक्ट किया डेटा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो पता लगता है। अब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व, ये हमने पढ़ा हुआ है। The amount of time is taken for pizza delivery is approximately normally distributed within a mean of 25 minutes and a standard deviation of 2 minutes, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था। If you order a pizza, find the probability that the delivery time will be 25 to 40, between 25 to 40। तो कितने चांसेस है कि 25, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 25 से 27 मिनट, 25 से 27 क्योंकि 2 का डिविएशन है, और कितने चांसेस हैं लेस देन 30 मिनट्स के, लेस देन 22.7 मिनट्स के। तो वो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, वो हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इससे कि 99.938 टाइम चांसेस हैं कि हमें 30 मिनट के अंदर मिल जाएगी। 25 to 27 में मिलने के चांसेस कितने हैं, 0.34% आप बोलते हैं 34%, या लेस देन 22.7 में 0.1251 का लेके चलते हैं कि भाई ये चांसेस हैं कि हमें क्या कहते हैं डिलीवरी टाइम पे मिलेगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग समवन हु इज बिटवीन 1, जैसे 1.3 माइनस एंड 1.8, इनके सेलेक्ट होने की, अगर इन डेविएशंस के बीच में कोई है तो इनके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। तो अब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करेंगे। तो इसके बीच में क्या है, ये आपका SD आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, Z2 की वैल्यू निकाल ली, प्रोबेबिलिटी बिटवीन Z1 एंड Z2 की क्या हो जाएगी, ये प्लस ये इक्वल टू 8.6, कि भाई इतने चांसेस हैं कि ये इसके बीच में आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पता कर लिया ये Z1 है, ये Z2 है, हमने पता कर लिया ये एरिया कितना है, तो जितने परसेंट लोग यहाँ पे उतने परसेंट चांसेस उसके आगे कि वो उसके उसमें आने के चांसेस हैं। अब उसी तरह से ये एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसका यूज ये बेसिकली इसलिए दे रहे हैं कि हम यूज क्या करते हैं। द हाइट ऑफ द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मेन वर फाउंड क्लोजली a normal distribution curve with a mean of 172.5 centimeter, standard deviation of 6.2 centimeter, यानी एवरेज हमारी हाइट कितनी है ये, और
SD आया है आपका 6.2, तो क्या हो सकता है 7172.5 प्लस माइनस 62, ये इतना वेरी कर सकता है, 6.2 इधर 6.2 इधर, मतलब इतनी कम ज्यादा हाइट हो सकती है जब हम किसी की हाइट मेजर कर रहे हैं, मतलब एवरेज पर्सन की। तो अब हमें निकालना है कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वैल्यू ऑफ 80, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 180 सेंटीमीटर वाले लोग मिलेंगे, 170, 185, 165 तो 1 सेंटीमीटर, ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ये आप निकाल सकते हो, जैसे अबव 180 सेंटीमीटर x माइनस म्यू, म्यू आपका हमें पता है, x जो है आपका वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय SD हो गया, SD हमारे पास 6.2 है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो सैंपल है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कौन से स्कोर की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कहाँ पे पड़ेगा, या कितनी प्रोबेबिलिटी है उसका सैंपल में आने के लिए। ये हमें Z स्कोर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसी की कैलकुलेशन सारी है, जो क्वेश्चंस थे ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये आपको काम करेगा। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल इसी के कंटिन्यूएशन में है क्या, ये नहीं, ये दूसरी स्लाइड्स हैं। हाँ, ये दूसरी स्लाइड्स आ गई, ये पहले हमने की है आई थिंक, या इसी के कंटिन्यूएशन में है, डोंट नो, आई थिंक इसी के कंटिन्यूएशन में है। तो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस यानी कि ऑब्जर्व मीन, नल मीन, S इंटू, ये हमारा स्कोर हो गया जो हमने बात की, डिस्कस किया हुआ था। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑब्जर्व मीन एंड प्लस माइनस Z अल्फा बाई 2 एंड इंटू S डिवाइडेड बाई N। ये कॉन्फिडेंस कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ में हम ये बोल रहे हैं, तो प्लस माइनस अभी आ गया। एक बार देख लेते हैं कैसे हम इंटरप्रेट करके लिखते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। 140 चिल्ड्रन विद यूरिनरी लेड कंसंट्रेशन इन यू मोल, ये 25 पर आवर्स, ये इसका ये कोई यूनिट दिया हुआ है, 24 आवर्स, द मीन 2.18 एंड SD इज 0.87, यानी यूरिन पर मिलीलीटर ml होगा आई थिंक इन 24 आवर्स। सो लेड का कंसंट्रेशन यूरिन में 140 बच्चों के यूरिन में टेस्ट किया गया, जिसका मीन आया 2.8 और SD हुआ 0.87, यानी इतना वेरी कर सकता है। तो व्हाट इज द 95% प्रोबेबिलिटी लिमिट फॉर द मीन, तो मीन के लिए क्या 95% प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 95.05 पे जो हम बात कर रहे थे, बताया था मैंने, तो उस पे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हुआ, द मीन प्लस माइनस 1.96। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हुआ, कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हो कि आपका कोड ये चीजें ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ आपका 2.18 प्लस माइनस 87, जो यहाँ पे वैल्यू है, यानी कि 3.88 टू 0.047 के बीच में कोई भी स्कोर आएगा। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब किस इंटरवल में हम कह सकते आएगा हमारा स्कोर, है ना, कि हम इसको बोल पाए कि 95, अगर 0.05 पे हम कर रहे हैं तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर ही हमारे स्कोर्स आएंगे अगर हम इसे इसके लोगों का करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी SD इज ए रीडिंग ऑफ 4.28 यूरिन मिलीलीटर या जो भी है, 24 hours for the mean, what is the probability of getting such a reading, and it is the reading significantly differ from the mean or not. So अब हमारा Z score 4.8 आया, minus 2.88 divided by 0.787 equal to 3.0, तो Z score हमारा आ गया 0.0013। That means the probability is very small to come from the same population। अगर किसी का स्कोर 4.8 आया है तो वो उस पॉपुलेशन से नहीं है जिसका डेटा हमने पहले लिया था, तो उसके सिर्फ चांसेस इतने हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं, यानी 0.13% चांसेस हैं खाली, तो वो बहुत कम हो गया। तो उसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं सारे को रीड करना नहीं जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है
ये आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आप करते रहेंगे। तो अब जेड टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं चूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट आप यूज करोगे, है ना? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आपकी क्या है, नल हाइपोथेसिस आपकी क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल आप कितना लोगे, है ना? आप डेटा को फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप करोगे, फिर आप डिसीजन लोगे, जैसे कि सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, वो आप जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस साइड, दोनों साइड में है वन टेल और टू टेल, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ था। तो वो हमें फाइंड आउट, मतलब पहले से डिसाइड करना होता कि हमारा टेस्ट क्या है। अगर टू टेल्ड है तो और 0.05 पे हम कर रहे हैं तो 0.025 इधर उधर हो जाएगा। प्लस माइनस की वैल्यूज इंडिकेट करती हैं डायरेक्शंस को, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट यहाँ से कर लेते हैं। जब हम अब यहाँ पे भी वन सैंपल जेड टेस्ट एंड टू सैंपल जेड टेस्ट भी, जैसे हमने वहां पे भी टू सैंपल टी टेस्ट एंड वन सैंपल टी टेस्ट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो अब उसका मतलब क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया कि टू सैंपल का मतलब क्या होता है, कहाँ से आता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। और वन सैंपल का मतलब क्या होता है, तो वन सैंपल का मतलब यही है कि एक सैंपल है, उस पे आपने डिफरेंट रीडिंग्स ली, या आप कह सकते हैं असेसमेंट्स के। तो द लोकल एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। A local telephone company claims that average length of phone call is 8 minutes, and in random sample of 58 calls, the sample mean was 78 minutes, and the standard deviation of 0.05 minute. Is there enough evidence to support the claim at alpha 0.05? तो यहाँ पे एक ही डेटा आपके पास है सिर्फ कि भाई एक कॉल होती है, इतनी एवरेज कॉल होती है, और ये इतना, और जो क्या कहते हैं डिविएशन हो सकता है 0.5 का हो सकता है, और मीन हमारा 7.8 है। टोटल एन यानी टोटल कॉल्स हमने 58 ली हुई हैं। तो यहाँ से हम ये आपका क्या कहते हैं देखते हैं। तो अब इनमें नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है, म्यू इज इक्वल टू 8, कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस की म्यू इज नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे z 3.005, है ना? द टेस्ट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, सो S0 इज रिजेक्टेड। अब देखो क्या आ रहा है, -3.05 है ना? तो 0.05 z -1 z0 है 1.96 -1.96 कितना लिया है हमने, अल्फा वैल्यू 0.005 पे हमने चेक की। ठीक है, तो ये जो z स्कोर हमारा आ रहा है, तो 95% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी सेवरिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये माइनस में, यानी बीच की डायरेक्शन, पीछे नीचे की इस साइड की डायरेक्शंस में आ रहा है, क्योंकि z का स्कोर कितना होता है -1.96। तो -1.96 से -3.06 और भी अंदर की तरफ आएगा, वो इधर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा कहीं। तो इसका मतलब है कि वो ये रिजेक्शन एरियाज हैं, यानी कि एक्सट्रीम स्कोर्स हैं। तो अगर यहाँ हमारे स्कोर्स फॉल करते हैं तो नल हाइपोथेसिस को the test falls in the rejection region, so null hypothesis is rejected। यानी कि नॉर्मली ऐसा नहीं, यहाँ पे ये रिजेक्शन का एरिया है और नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है, और ये वाली आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, किसके बराबर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू सैंपल टेस्ट में द यूजुअल रेट ऑफ 430 birthdays. What if the instead look at difference between weekend and weekdays? अगर टोटल बर्थडे हमारे पास 430 birthdays हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वीकेंड में पढ़ते हैं या वीकडेज में पढ़ते हैं। और तो अगर हमें देखना, तो दो सैंपल हमारे पास हो गए वीकडेज और वाले, तो दो सैंपल हमारे पास आ गए। तो इसी तरीके से हमारे पास दो सैंपल आ सकते हैं, कोई भी, जैसे हमने टी टेस्ट में डिस्कस किया था, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कि टू सैंपल्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हर चीज दो आ जाएगी, x1 हो जाएगा, s1 हो जाएगा, n1 हो जाएगा। एक सैंपल का जो वीकडेज का, वीकेंड्स का x2, s2, n2, ये डेटा आ गया। एंड यहाँ पे हम z हम कैलकुलेट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस हमारी की है भाई दोनों में कोई
कभी भी पढ़ सकता है, यानी कि μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी दोनों के मीन बराबर होंगे, और म्यू माइनस μ2 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों का मीन का डिफरेंस 0 होगा, मतलब यही तो हम करें ना हाइपोथेसिस में। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 0 नहीं होगा, मतलब दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब टू सैंपल का कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 μ1 माइनस μ2, सेम फॉर्मूला है, दो चीजों की, दो सैंपल्स का डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो अगर विजुअली आप देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ये हमने दिए हुए हैं और ये यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को यूज कर सकते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, मेन एस्पेक्ट जो है समझने का वो ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जिससे कि हम उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाए। कैलकुलेशन तो मैकेनिकल चीज है, क्लरिकल चीज है, वो आप कर लोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर कैलकुलेटर्स के थ्रू, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आपकी कैलकुलेशन और बाकी सारी चीजें भी गड़बड़ होंगी। तो ये था आपका जेड टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक एफ टेस्ट आएगा, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।